राजस्थान के कोहिनूर सादगी और सभ्यता के दिखाए एक समाज सेवी जो गरीब को गणेश किसान को भगवान मानते हुए अपना राजनीतिक जीवन का कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, मंच में विराजमान नौहर के विकास दूत, आप सबके नेता, तो मुझे तो बचपन से सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा व दीक्षा देने वाले मेरे पिता राजेंद्र जी चाचान, पंचायत समिति प्रधान सौजी जी, नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका कटोरिया जी, श्रवण जी तंवर, स्वप्न जी गोदारा, सुरेंद्र जी गात्री, जयदीप पुरी जी, भरतराम जी, विनोद जी गोटवाल, तमाम पंचायती नतीजीकरण सामने विराजमान और विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, कांग्रेस पार्टी के सिपाही कार्यकर्ताओं, पत्रकार साथियों, इस पावन धरा पे हमारे नेता गोविंद जी डोटासरा का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। 2018 के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो चुनावी सभा में आए थे और आप सबसे वादा करके गए थे कि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ से कांग्रेस पार्टी विजयी नहीं हो रही है, एक बार आप अपने इस बेटे और छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके क्षेत्र का किस तरह से विकास होता है, किस तरह के विकास के लिए आयाम स्थापित होते हैं। आज इस तरह से मुख्यमंत्री जी का, गोविंद डोटासरा जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जो हमारे दशकों से समस्याएं थी, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, व्यापारियों की या हमारे युवा साथियों, युवा बहनों की हो, चुनाव जीतने के बाद वो विपरीत परिस्थितियों में भी करोड़ों रुपए का बजट देकर बहुत दशकों से चली आ रही समस्याओं को दूर करने का काम किया है। आज गोविंद जी डोटासरा जी जब हमारे जिले के प्रभारी मंत्री थे, चाहे वो जिले के दौरे पर या लाहौर में आए या राजस्थान की विधानसभा
यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे 2.5 सालों तक आशीर्वाद दिया, आपने मुझे अपने बेटे और भाई के समान सम्मान दिया, आने वाले 2.5 वर्षों में उसी तरह मेरा मान सम्मान करते हुए मुझे मेरे सर पर आशीर्वाद रखे, जिससे कि मैं क्षेत्र की पीड़ित मानव की सेवा कर सकूं, क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकूं, जो भी व्यक्ति की किसी काम है उसके निर्माण कर सकूं, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही जो भी यहाँ पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका के पार्षद या पूर्व जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, उनका स्वागत करता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ कि आप सबके नाम माननीय मंत्री महोदय को माल्यार्पण करने के लिए दिए गए थे, लेकिन कार्यक्रम काफी देरी से होने के कारण उनको जयपुर भी जाना है। मंत्री ने कहा है कि आप सबके आशीर्वाद आपका राजेंद्र जी चाचान के अंदर है, तो राजेंद्र जी चाचान ने आपके सबकी तरफ से उनको माल्यार्पण करके साफा करके आप सबकी तरफ स्वागत किया है। इसलिए आप किसी भी तरह का ये मतलब करेंगे कि हमारा काम नहीं है, हम मंत्री जी को माल्यार्पण नहीं कर सके, आप सबका उन्होंने आदर सत्कार सम्मान कर दिया है, तो धन्यवाद देते हैं भवन के इसी तरह को, और सतीश रात्रि के लोग आकर अपनी तरफ से कार्यक्रम करते हैं, बड़े घंटों की सोची से आपने स्वागत किया, आपका धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अभी विधायक जी ने कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था, लेकिन जमीन साहब आदेश है कि आप एक बार कार्यक्रम का नाम लेकर नई ऊर्जा का संचार हो। जो माल्यार्पण करने वाले हमें राष्ट्रीय वाल्मीकि चैनल खपड़िया, संजय मोदी जी, ईशा गांधी, जगदीश जी और यूथ कांग्रेस के भाई जी, अशोक कुमार, अनुराग पितरिया जी सहित कई साथी और भी बहुत सारे हैं, सरपंच आयोजन में हैं, सबका नाम याद लीजिए, मैं कम से कम 150 साथियों के नाम है। तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, आपकी तरफ से सबने आपका अभिनंदन मंत्री कर दिया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने गांव के अधिक नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष और हमारे दिनों की जलकन राजेंद्र जी चाचान साहब से ये आए और अपने विचार रखे। माननीय राजेंद्र जी चाचान साहब गाड़ियों की निर्माण से चयनित अब मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के हमारे मुखिया, हमारे भविष्य जी रोटा जी से आए और बंडू ओ बंडू लोकप्रिय विधायक बोलिए मेरे छोटे भाई अमित चाचान जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र चाचान जी, नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती मोनिका कटोरिया जी, प्रधान पंचायत समिति सोमती डी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, जिला प्रमुख के सारंग जी, प्रधान रामकुमार जी सैनी, वाइस चेयरमैन पुष्पम जी, बलबीर जी सुधार, रमेश जी सारंग, सरपंच यूनियन अध्यक्ष सर हमारे गोपाल जी, पूर्व एमपी केजरीवाल जी, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रवीणा जी, रतिराम खहरिया जी, हमारे तहसील सबनम गोदारा जी, मोहन सुधार जी, मुकेश मिश्रा जी, सरवण जी, मेरे बड़े भाई प्रदेश के अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ के, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रभारी यहाँ के जियाउर रहमान जी, जयदीप कुंडी साहब, अधूरी सी लिस्ट मेरे को मिली, लेकिन खान साहब भी बैठे हैं, जाखड़ साहब भी बैठे हैं, तमाम
बरतौला ने भी अभी जिन्होंने ये करवाया हमसे एक लॉन्च करवाया, बुराई यूथ कांग्रेस से मेरे साथ आए हैं, तमाम सम्मानित मंच पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य साहिबान, पार्षद साहिबान, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपके विधायक अमित चाचा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया कि हम सब एक जगह इकट्ठे होकर के राजकीय कन्या महाविद्यालय का हमने उद्घाटन किया, सड़क का उद्घाटन किया, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन किया और अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबको मिलने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए चाचा साहब का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत कई दिनों से मन में थी, क्योंकि पहले मैं गंगानगर और मानगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते आता रहता था। एक बार आपके बीच में भी आया, छोटा कार्यक्रम लेकर के आया था, लेकिन आया आज पहले मामला में कार्यक्रम थे, तहसील का उद्घाटन था, स्कूल का उद्घाटन था, अभी आपके बीच में 2.5 साल के लगभग आपके आशीर्वाद से बनी सरकार को हुआ, जो विकास की गौरव गाथा जो अमित चाचा जी ने, प्रधान जी ने, चैतन्य जी ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर गाई, वो सब आपके सामने। 2.5 साल में से 1.5 साल तो कोरोना का समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बजटों में जिस प्रकार से इस इलाके के लिए, आपके शहर के लिए, आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सरकार ने विकास के काम किए हैं, जो स्वीकृतियां की हैं, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक विकास के काम आप सबके आशीर्वाद से हुए। कोरोना काल के कारण से पंचायत समितियों के चुनाव में डिस्टर्ब हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव में डिस्टर्ब हुए, लेकिन आपके इलाके में सारे चुनाव संपन्न हो गए। अब कोरोना में कुछ कम पड़ा है, एक तरीके से ना के बराबर है। इस बार का जो बजट आया, विपक्ष लोग ये बोलते थे कि इस प्रकार का बजट कैसे आ गया, चुनावी बजट होना चाहिए था, इस प्रकार का बजट तो इतने काम कैसे होंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, कॉलेज कैसे खुलेंगे, महात्मा गांधी स्कूल कैसे खुलेंगे, कमरे कैसे बनेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, पानी के कनेक्शन कैसे होंगे, पानी की योजनाएं कैसे आएंगी। लेकिन जब बजट की कंप्लाइंस शुरू हुई, बजट की पालना होने लगी, तो लोग बात ये कहने लगे कि वास्तव में शानदार बजट था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होना चालू हो गया है। तो आज राजस्थान में एक ही बात की चर्चा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार को आपने आशीर्वाद देकर के बनाया था, उस सरकार ने आपके हर बात का ध्यान रखा है, चाहे कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट की बात हो, फ्री दवाई देने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात हो। आपके लाडले विधायक काफी एक्टिव हैं, आपके मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं, काम को लेकर के आते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान विधानसभा में जो युवा विधायक जो बोलते हैं, उनमें तय बेस्ट आपका विधायक अमित चाचा है। आपको अपने आप से गर्व करना है। पहली बार हम 2008 में गए थे तो ठीक ठाक बोल देते थे, लेकिन हमारी पहचान 3 साल बाद में हुई थी। इनकी पहचान तो पहले भाषण से ही हो गई थी कि अमित चाचा बहुत अच्छा बोलता है। और हमने सबने तय किया कि बजट भाषण की शुरुआत अगर धन्यवाद प्रस्ताव में कराई जाएगी तो अमित चाचा से कराई जाएगी। कांग्रेस का चेयरमैन बनाया, आपने प्रधान बनाया, ये भी आपकी मेहरबानी, आपकी मेहनत है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, पहले शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया।
इससे पहले पिछली बार हम प्रतिपक्ष में थे, मुख्य सचेतक था योगी साहब हमारे नेता थे। हमने राजस्थान की विधानसभा में 21 व्यक्ति होते हुए भी बीजेपी की सरकार को घेरने का काम किया। उनकी योजनाओं में जो खामियां थी उसको हमने डट करके उनका मुकाबला किया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बेहतर विधायक होकर भी एक भी व्यक्ति एक भी आलोचना नहीं कर सकता हमारी सरकार की योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना इस प्रकार की योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को बीमित कर दिया गया है 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए। सरकारी कर्मचारी जो पहले से हैं, जो सीमांत कृषक हैं, बीपीएल हैं, जो खाद्य सुरक्षा के जो कार्ड जिनके पास में है, लिस्टेड है, अंत्योदय योजना में है, वो सब ऐसे ऑटोमेटिक फ्री में वो रजिस्टर्ड हो गए। केवल वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स देते हैं या बहुत पैसे वाले हैं और सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उनको भी 850 रुपए जमा कराने पर 850 रुपए सरकार देगी और 1500-1700 रुपए में पूरे के पूरे 5 साल उसका परिवार बीमित होगा। और कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, प्राइवेट में, सरकारी हॉस्पिटल में उसको इलाज फ्री मिलेगा। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए, ट्यूबवेल के लिए, कृषि कनेक्शन के लिए 10,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति माह यानी 12,000 रुपए उसको साल के उस कनेक्शन के बिल के पहले मिलेंगे। और उसमें ये व्यवस्था भी कर दी कि अगर आपके 1 महीने का अगर 1,000 रुपए का बिल नहीं आया, 800 का आया, दूसरे में 700 का आया, तीसरे बिल में अगर 1300 का आया तो 200 प्लस 300, जो 300 रुपए 2 महीने में आपके बचे थे वो आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे और तीसरे महीने में 1300 रुपए का बिल भी आपका माफ होगा। यानी कहने का मतलब 12 महीने में 12,000 रुपए तक का आपको फ्री में बिजली कृषि किसानों को मिलेगी। ये इस अशोक गहलोत जी की सरकार ने फैसला किया। किसानों का ऋण माफ किया आप सबके सामने। किसानों के लिए कृषि का अलग से बजट अपनी बार में होगा। हिंदुस्तान में कोई इदारा नहीं मिलेगा जो राजस्थान में अब होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आई, आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से सोच विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि ये 3 काले कानून जो किसानों के हितैषी बता करके केंद्र की सरकार लाई है, हिंदुस्तान के एक भी किसान संगठन ने, एक भी किसान ने, एक सीएमपी ने, एक भी एमएलए ने, एक भी सांसद ने कभी भी मांग नहीं की कि ये 3 काले कानून ला करके हमारी एमएसपी खत्म कर दो, हमारी मंडियां खत्म कर दो, हमारे कोर्ट में जाने का अधिकार खत्म कर दो और हमारी जमीन को प्राइवेट खेती के लिए लोग ले जाएंगे। किसी भी किसान ने कभी भी नहीं कहा। लेकिन चूंकि ये सौदा तो बंद कमरे में चुनाव से पहले चुनावी फंड जुटाने के लिए मोदी जी और अमित शाह ने बड़े धनाढ़ लोगों से कर लिया था, इसलिए ये तो होना ही था। आप कितना भी संघर्ष कर लो, 2 महीने का संघर्ष हो गया, ये चाहे 90 महीने का हो जाए, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो सौदा उनके बंद कमरे में हुआ और जो धन उन्होंने चुनावी चंदे के रूप में, चुनावी घूस के रूप में लिया, उसकी अदायगी तो वो पूंजीपति लोग करेंगे। और वो पहले रेल को बेचा, फिर तेल को बेचा, फिर एलआईसी को बेचा, हवाई अड्डों को बेचा और अब आप किसान की उपज के ऊपर डाका डालने का ये इस प्रकार के 3 काले कानून लोग लेकर के ये लोग आए। जब पता लगा कि इस तरह के नहीं मानने वाले हैं तो हमारी सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून पारित किए कि किसानों के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो 3 काले कानूनों का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यपाल से वो आगे राष्ट्रपति के लिए वो बिल भेजे नहीं गए हैं और 9 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है, उसकी सुनने वाला है नहीं। और अगर कोई आवाज उठाता है और उनकी सहमति में सहमति नहीं करता है तो उसको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री नेता इस तरीके से किसानों में आकर के राजस्थान में नहीं, बल्कि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी वो भाषण नहीं कर सकता है, कहीं भी वो बैठ करके किसानों में चर्चा नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि किसान के वोट से बने हुए वजीर
जो पैसे वाले लोग हैं उनके वजीर बन करके रहेंगे, उनके दोस्त और प्रधानमंत्री बन करके रहेंगे। तो ये बात हमको सोचनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मौका आपने राजस्थान में दिया है, 25 में से 25 सांसद बीजेपी को देने के बावजूद भी अगर एक सांसद ने एक फूटी कूड़ी आपके लिए अगर कोई योजना लेकर के आया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि साथ ये योजना लेकर के अभी 2.5 साल बाद में कुछ मंत्री चेंज हुए, भूपेंद्र यादव जी तो सारों को लेकर के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा। अब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का ले रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। नेता हमेशा जनता से आशीर्वाद लेता है, जनता को आशीर्वाद देने की उसकी औकात नहीं होती है, क्योंकि जनता बनाती है। और वोट से बनने वाला जो राजा होता है या एमपी होता है या मंत्री होता है, वो जनता से आशीर्वाद लेता है। मैं समझता हूँ किस बात का ले रहे हैं, 2.5 साल में फूटी कूड़ी का काम किया नहीं। और आज जो स्थितियां बनी हुई है, मोदी जी कभी मीडिया में बोलते नहीं है, नेशनल मीडिया में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, आपकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, आपकी आवाज आप बता नहीं सकते, लोकसभा चलने नहीं दी, लोकसभा में आप अपनी आवाज उठा नहीं सकते, तो फिर कहां जाएंगे? सोशल मीडिया में हम जब आवाज उठाने लगे तो मुकदमे दर्ज करने लगे, कानूनों में चेंज करने लगे। तो आपको हमको समझना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए महंगाई की जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। कहाँ तेल, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव 150 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, तब हम 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल बेचते थे। आज वही कच्चा तेल प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति कच्चा बैरल कच्चा तेल का भाव 55 रुपए है, तब 106 और 7 रुपए में डीजल और पेट्रोल यहाँ पर बेचते। खाने के तेल के क्या भाव हो गए, दालों के क्या भाव हो गए, सब्जी के क्या भाव हो गए, गैस के सिलेंडर के क्या भाव आ गए, सीमेंट का क्या भाव है, लोहे का क्या भाव है। गरीब आदमी छत नहीं बना सकता। समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है। उसके बावजूद भी कोरोना काल में जो हमारी दुर्गति की, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लेकर के, इंजेक्शन नहीं दिए, दवाइयां नहीं दी, और हमने अगर उनसे ऑक्सीजन मांगा या फ्री में जो हमारा अधिकार है वैक्सीन लेने का, उसको भी नहीं दी। और 3 महीने बाद में जब जनता का दबाव बना, लोकप्रियता 0 पे आ गई मोदी जी की, और भारतीय जनता पार्टी में खुद में भी बगावत के सुर नजर आने लगे, तो उन्होंने मजबूर होकर के हमारे लिए वैक्सीन की बात की, वरना वैक्सीन भी फ्री में आपको नहीं। जब से देश आजाद हुआ है, कभी भी कोई भी टीका हुआ, उसका पैसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का या व्यक्ति का, आम आदमी का नहीं लगा है, हमेशा केंद्र की सरकार ने दिया है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी 300 करोड़ रुपए स्वदेशी टीकाकरण के लिए दिए थे। आज भी कहते हैं हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने टीका बनाया, तो भाई बीच से पैसे किस बात के ले रहे हो? तो हम सबको ये समझना पड़ेगा, और समझ करके अब ये जो कथा है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको मेहरबानी करके इस प्रथा को बदलना है, इस प्रथा को बदलना है। मोदी जी के पैर काटने हैं, दोबारा कमर कसनी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लानी है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को मजबूती देनी है, जिससे किसान की, गरीब की, बेरोजगार की, युवा की, महिला की, दलित की आवाज आपको सुनाई दे सके। वरना ये ईडी, पीडी, सीडी, सीबीआई पता नहीं क्या क्या जानते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत भी बोलता है तो उसके ऊपर ईडी भेज देते हैं। चुनाव आयोग का क्या हाल बना दिया, संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल बना दिया, आप समझ सकते हैं। और राजस्थान में जो शानदार कार्य आपके 2.5 साल में हुए हैं, वो आपके सबके सामने है। शिक्षा विभाग में इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, एक बच्चे 71,000 बच्चे 201 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जो 25 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की फीस प्राइवेट में अदा करते थे, आज उन्हें 71,000 बच्चों के फीस का 1 रुपया नहीं लगता, और वो सबको इंग्लिश मीडियम में फ्री में राजस्थान की सरकार पढ़ाती है। शिक्षकों की समस्या हुई, उसका हमने समाधान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया। मेरे भाई अमित जी ने कहा कि मेरे को स्कूल दीजिए, तो हमने प्रत्येक विधायक को 2 10वीं से 12वीं और 2 8वीं से 10वीं की स्कूल दी थी। लेकिन मेरा भाई 10 स्कूलें प्रबोधित करा के लाया है, और 25 सुविधा है। हम एक विधानसभा में 3 लेते थे, इन्होंने 7 या 8 पता नहीं कितने करवा ली। जब भी जाता है, मेरा एरिया है, पिछड़ा हुआ है,
मुझे संकाय चाहिए, मुझे विद्यालय के क्रमोन्नति चाहिए, मुझे महाविद्यालय चाहिए, मुझे सड़क चाहिए। तो जो आदमी प्रयास करता है उसको मिलता भी है। और देखो, जो भागेगा दौड़ेगा निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको तो 2 विधायक मिल गए भाई, एक के बदले एक फ्री मिल गया। राजेंद्र सिंह चाचाड़ साहब तो फ्री में सेवा में मिल गए। बाकी घर में तो सभी के जो विधायक होता है थोड़ा बहुत परिवार के लोग करते हैं, लेकिन ये तो सुपर विधायक हैं। 3-4 बार जो व्यक्ति नगर पालिका में 25 साल से सेवा कर रहा हो, आपके सुख दुख में भागीदार रहता हो, वो आदमी मिल गया। जिन पर अभी मेरे को चाचाड़ साहब कह रहे थे, राजेंद्र सिंह चाचाड़, कि हमने एक भी कर्मचारी को चाहे किसी भी विभाग का हो ट्रांसफर के लिए जयपुर नहीं जाने दिया। उसका 1000 रुपया भाड़ा भी क्यों लगे, हमने यहाँ 2 बातें मेरे लिए भी ठीक ठाक ही ट्रांसफर कर दिए, ये कर दिए, क्यों नहीं करें आप बताओ, किसके करें? यहाँ अगर हमें चाचाड़ जी के आपके नहीं करें तो किसके करें? कौन है दूसरा आप बताओ? या कांग्रेस की सरकार आपने बनाई, कांग्रेस की सरकार का हमारा लाडला विधायक है, तेज तरार विधायक है, अच्छा बोलता है, ईमानदारी से काम करता है, तो फिर इसके कहने से नहीं होंगे तो किसके कहने से ट्रांसफर होंगे? बीजेपी वालों के पास तो कहने को तो बचा नहीं, रोजाना अखबारों में देख रहे हो 8-8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अरे बड़ा तो किसी की नहीं चली, बड़े काय के। आप 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को नहीं मान रहे हो तो फिर आपको जनता क्यों मानेगी? आप बताओ, आप उनको ही नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री बनाओ नहीं बनाओ ये उनका, क्योंकि वो तो बनना ही नहीं है, बीजेपी का राज आना ही नहीं, तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे? तो पहले से लखन गड्ढी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जब समय आता है जाति की बात कर लेंगे, धर्म की बात कर लेंगे, राम मंदिर की बात कर लेंगे, दूसरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर लेंगे, और पता नहीं क्या क्या पाखंड में आएंगे, आकर के बोलेंगे वंदे मातरम बोलो। तो वंदे मातरम उनने थोड़ी गाया था वंदे मातरम, ये कांग्रेस के वीर दीवाने थे जो देश के लिए शहीद हो गए, उन्होंने वंदे मातरम गाया था। आप लोग को मुखबिरी करने का काम अंग्रेजों का करते थे, तब देश का तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सब इनका चाल चरित्र चेहरा हमारे सबके सामने आ गया है। मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल घट गई है। मोदी जी कोई भी जनता के हित की कोई बात नहीं करते, केवल पूंजीपतियों से घिरे रहते हैं। उनके लिए विदेश में जाकर के और वो सॉफ्टवेयर, एक पेगासस सॉफ्टवेयर लाए, सबकी मुखबिरी करा रहे हैं, सबके फोन टेप कर रहे हैं, सबकी जासूसी कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो करें, बीजेपी वाले नेताओं की भी कर रहे हैं, अपने मंत्रियों की कर रहे हैं। ऐसा तो हमने तो कभी नहीं देखा कि बाप बेटे की और बेटा बाप की मुखबिरी करता हो या उनकी जासूसी करता हो। ये कौन सा देश है भाई? गांधी जी ने ऐसे देश की तो कभी कल्पना नहीं की थी, कभी भी ऐसे प्रजातंत्र की कल्पना हमारे भारत के लोगों ने तो नहीं की थी। ये काट में हांडी थी, एक बार चढ़ती है, ये 2 बार चढ़ गई दुर्भाग्य से, अब 3री बार नहीं चढ़नी चाहिए। ये आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपकी सरकार है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बलबूते भी बनी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा। जो भी आप बात बताएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, चाहे विकास की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, उसमें कोई